नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी सवाल पर बात कर रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर जब जरूरी कागजात की बात हो। सवाल यह है कि क्या भारतीय अदालतों में किसी दस्तावेज की फोटोकॉपी को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। हम सबके पास कई बार जरूरी कागजों की सिर्फ फोटोकॉपी ही होती हैं। तो कानूनी लड़ाई में इनका क्या वजूद है, क्या वैल्यू है? हाँ, तो इस सवाल का जवाब अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कानूनी जानकारियां हैं। इसमें मेनली इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है और कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्ट के फैसले हैं। इन सोर्सेस से पता चलता है कि फोटोकॉपी कब और किन काफी सख्त शर्तों के तहत सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट हो सकती है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि फोटोकॉपी की कानूनी वैधता की शर्तें क्या हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है और कोर्ट्स ने असल मामलों में इसे कैसे देखा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं आज। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखता कैसे है। मोटे तौर पर दो तरह के सबूत होते हैं, राइट? एक तो प्राइमरी एविडेंस यानी खुद असली दस्तावेज और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। ये फोटोकॉपी कहाँ फिट होती है इसमें? बिल्कुल। तो क्या है कि कानून का पहला और सबसे बेसिक नियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 64 में दिया गया है, वो ये कहता है कि किसी दस्तावेज की बातों को साबित करने के लिए सबसे पहले उसका ओरिजिनल यानी असली दस्तावेज ही कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। इसे बेस्ट एविडेंस रूल भी कहते हैं। कोर्ट हमेशा सबसे भरोसेमंद सबूत जो कि ओरिजिनल होता है वो देखना चाहती है। लेकिन हाँ, कानून प्रैक्टिकल भी है। वो जानता है कि भाई हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करना पॉसिबल नहीं होता। यहीं पर सेकेंडरी एविडेंस का कॉन्सेप्ट आता है। धारा 63 और हाँ, जो नया एक्ट है BSA 2023, उसमें ये सेक्शन 62 है। ये बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है। इसमें जैसे सर्टिफाइड कॉपीज हो गई या फिर ओरिजिनल से किसी मैकेनिकल प्रोसेस जैसे फोटोकॉपियर से बनाई गई कॉपीज। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये मैकेनिकल प्रोसेस है। ये एक तरह से गारंटी देता है कि कॉपी बनाते वक्त कोई मैनुअल गलती या हेरफेर की गुंजाइश कम है, वो बिल्कुल हूबहू नकल होगी। अच्छा, तो फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस बन सकती है, ये तो ठीक है, पर उसे कोर्ट में पेश कब कर सकते हैं? क्या मैं सीधे जाके कह सकती हूँ कि देखिए मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, ये फोटोकॉपी ले लीजिए? नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। यहीं पर सेक्शन 65 आता है जो नए BSA 2023 में सेक्शन 63 है। ये सेक्शन उन खास सिचुएशंस को लिस्ट करता है जिनमें सेकेंडरी एविडेंस जैसे फोटोकॉपी पेश करने की इजाजत दी जा सकती है। ये एक्सेप्शंस हैं, रूल नहीं। जैसे मेन परिस्थितियां हैं, एक, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो गया हो या नष्ट हो गया हो। दूसरा, जब ओरिजिनल विरोधी पार्टी के कब्जे में हो और आपने उसे पेश करने के लिए बाकायदा लीगल नोटिस दिया हो पर वो फिर भी ना दे। तीसरा, जब ओरिजिनल किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो लीगली आपकी पहुंच से बाहर है या जिसे कानूनन डॉक्यूमेंट देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। या फिर चौथा, जब ओरिजिनल कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है या वो इतना बड़ा या भारी हो कि कोर्ट में लाना मुश्किल हो। और भी एक आध है, जैसे बहुत सारी एंट्रीज हाँ तो उनका सार दे सकते हैं। ओह, यानी सिर्फ ये कह देना कि मेरे पास ओरिजिनल नहीं है काफी नहीं है। आपको ये प्रूव करना होगा कि आपकी सिचुएशन सेक्शन 65 में बताई गई किसी कैटेगरी में फिट होती है। ये शर्तें तो काफी सख्त लग रही हैं। हाँ, ये सख्त हैं और इसका कारण है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। ये बेसिकली एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सेफगार्ड्स हैं। आप सोचिए, अगर फोटोकॉपी इतनी आसानी से एक्सेप्ट होने लगें तो जाली दस्तावेज बनाना और पेश करना कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। इन शर्तों का मकसद ही फ्रॉड को रोकना और न्याय प्रक्रिया की इंटीग्रिटी बनाए रखना है। तो कोर्ट में फोटोकॉपी को एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ बेसिक शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिकेशन। आपको यह साबित करना होगा कि जो फोटोकॉपी आप दे रहे हैं वो वाकई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सच्ची और सटीक नकल है। अब ये कैसे साबित होगा? इसके लिए आमतौर पर एक एफिडेविट फाइल किया जाता है। उसमें आप कसम खाकर कहते हैं कि हाँ, ये कॉपी सही है, या फिर किसी ऐसे गवाह का बयान दर्ज कराया जा सकता है जिसने ओरिजिनल देखा हो और कॉपी से उसका मिलान किया हो या जिसने खुद वो कॉपी बनाई हो। दूसरी शर्त है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है, इसका वैलिड कारण बताना। आपको बिल्कुल क्लियर और ठोस तरीके से बताना होगा कि ओरिजिनल क्यों पेश नहीं किया जा सकता। क्या वो सचमुच खो गया? कैसे खो गया? क्या आपने उसे ढूंढने की कोशिश की? अगर वो विरोधी पार्टी के पास है तो क्या आपने उसे हासिल करने के लिए नोटिस भेजा? सेक्शन 65 वाली सिचुएशन को सिर्फ कहना नहीं बल्कि सबूत के साथ कोर्ट को यकीन दिलाना होगा। तीसरी शर्त है कॉपी की सटीकता का आश्वासन।
ये दिखाना होता है कि फोटोकॉपी एक भरोसेमंद मैकेनिकल प्रोसेस से बनी है, जैसे फोटोकॉपियर या स्कैनर से, जिससे ये माना जा सके कि कॉपी ओरिजिनल की हूबहू नकल है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है। और चौथी बात, कभी-कभी नोटराइजेशन भी हेल्प कर सकता है। हालांकि कानून में ये हमेशा जरूरी नहीं है कि फोटोकॉपी नोटरी से टेस्टेड हो, लेकिन हाँ, अगर किसी नोटरी पब्लिक ने कॉपी को ओरिजिनल से मिलाकर सर्टिफाई किया है तो इससे उसकी विश्वसनीयता थोड़ी बढ़ जाती है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ नोटरी की स्टैम्प से कॉपी एडमिसिबल नहीं हो जाती, बाकी शर्तें तो फिर भी पूरी करनी ही पड़ेंगी। अच्छा, तो ये प्रोसेस तो काफी डिटेल्ड है। मतलब आपको न सिर्फ ये साबित करना है कि ओरिजिनल क्यों गायब है, बल्कि ये भी कि आपकी कॉपी भरोसेमंद तरीके से बनी और बिल्कुल असली जैसी है। हाँ, ये लॉजिकल भी लगता है, ताकि कोई झूठे कागजात के बेस पर केस ना जीत जाए। लेकिन सिर्फ कानून के प्रोविजंस जान लेना ही काफी नहीं होता। असली समझ तो तब बनती है जब हम देखते हैं कि कोर्ट्स ने इन रूल्स को असल केस में कैसे अप्लाई किया है। क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनसे ये सिद्धांत और क्लियर होते हैं? हाँ, बिल्कुल। कोर्ट के फैसले इन नियमों को प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कुंजी हैं। एक जो शुरुआती लैंडमार्क केस है वो है उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1987। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, फोटोकॉपी सेकेंडरी एविडेंस के रूप में स्वीकार की जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने इस पर जोर दिया कि सिर्फ तभी जब सेक्शन 65 की शर्तें पूरी हों। मतलब ओरिजिनल क्यों नहीं है इसका ठोस कारण हो और कॉपी की ऑथेंटिसिटी कायदे से साबित की गई हो, जैसे एफिडेविट वगैरह से। कोर्ट ने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स पर बहुत जोर दिया। और एक केस जो मैंने सुना है अक्सर डिस्कस होता है वो है जय यशोदा वर्सेस श्रीमती के शोभा रानी। ये केस तो सेकेंडरी एविडेंस के रूल्स पर एक मील का पत्थर जैसा माना जाता है। इसमें कहानी थोड़ी अलग थी शायद। लोअर कोर्ट ने मान लिया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट। आखिर हुआ क्या था इसमें? जी हाँ, जय यशोदा का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने शायद 2009 में डिसाइड किया, वो इन नियमों की बारीकियों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। हुआ ये था कि सिकंदराबाद की एक सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। जो पिटिशनर थी जय यशोदा, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी पेश करने की परमिशन मांगी। उनका कहना था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है, बल्कि किसी तीसरे आदमी श्रीनिवास राव के पास हैं। ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली, फोटोकॉपी को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड पर लेने की इजाजत दे दी। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी शोभा रानी, वो इस फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया। हाई कोर्ट का तर्क था कि जय यशोदा ने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 की जो जरूरी शर्तें हैं उनको पूरा नहीं किया। अच्छा, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को ही सही माना। पर क्यों? क्या खास वजहें थी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की? यहीं पर मामला और इंटरेस्टिंग हो गया, है ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले कोर्ट ने सेक्शन 64 का प्रिंसिपल दोहराया कि रूल हमेशा ओरिजिनल एविडेंस पेश करने का है, सेकेंडरी एविडेंस तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है। दूसरा, कोर्ट ने सेक्शन 63 पर ध्यान दिया। जय यशोदा ये साबित नहीं कर पाई कि जो फोटोकॉपी वो पेश कर रही थीं वे एक रिलायबल मैकेनिकल प्रोसेस से बनी थी, जिससे उनकी एक्यूरेसी पक्की हो। मतलब कॉपी कैसे बनी, कब बनी, इसका कोई प्रूफ नहीं था। तीसरा, और ये सबसे क्रूशल पॉइंट था, कोर्ट ने सेक्शन 65 की शर्तों के पालन को बहुत बारीकी से देखा। जय यशोदा ने ये तो कह दिया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट श्रीनिवास राव के पास हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का कोई सबूत पेश नहीं किया कि उन्होंने श्रीनिवास राव से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए क्या ठोस कानूनी कदम उठाए थे। यही सबसे बड़ी सीख है इस केस की। कोर्ट ने पूछा, क्या आपने श्रीनिवास राव को डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कोई लीगल नोटिस भेजा? क्या आपने कोर्ट से उन्हें समन जारी करवाने की कोशिश की? सिर्फ ये कह देना कि डॉक्यूमेंट किसी और के पास हैं, ये काफी नहीं है। आपको ये दिखाना होगा कि आपने उन्हें कानून के दायरे में रहकर हासिल करने की पूरी कोशिश की है। अरे वाह! तो सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि ओरिजिनल कहाँ है, बल्कि ये भी साबित करना होगा कि आपने उसे वापस पाने के लिए कानूनी तरीके से कोशिश की या लीगल एक्शन लिया। ये तो बहुत ही अहम नुक्ता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जय यशोदा ये प्रूव नहीं कर पाएंगी उन्होंने श्रीनिवास राव से डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जरूरी लीगल स्टेप्स उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 65A की शर्त कि डॉक्यूमेंट विरोधी पार्टी या पहुंच से बाहर के व्यक्ति के पास है और उसे नोटिस दिया गया है, वो पूरी नहीं हुई। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इस केस से जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल निकला वो ये है। पहला, सिर्फ फोटोकॉपी का पोजेशन उसे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं बना देता है। दूसरा, सेक्शन 65 में जो शर्तें बताई गई हैं उनका सख्ती से पालन करना मैंडेटरी है।
तीसरा, इन सख्त प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स का मकसद फ्रॉड रोकना और ये पक्का करना है कि कोर्ट के सामने सिर्फ रिलायबल और ऑथेंटिक सबूत ही आएं। हाँ, ये बात समझने वाली है कि प्रक्रिया की ये सख्ती असल में न्याय के हित में ही है। ऐसे कई और मामले हैं जिन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को और मजबूत किया है। कुछ और उदाहरण अगर देखें, प्रमोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2004। इसमें भी यही कहा गया कि फोटोकॉपी तभी मान्य होगी जब ओरिजिनल क्यों नहीं है इसका कारण साफ हो और कॉपी की एक्यूरेसी को गवाहों या दूसरे सपोर्टिंग एविडेंस से प्रूफ किया जाए। रिलायबिलिटी पर जोर था। राकेश मोहन वर्सेस अवधेश कुमार 2010। ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। कोर्ट ने कहा कि फोटोकॉपी एक्सेप्ट करने से पहले ये प्रूव करना जरूरी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी था भी, और फिर ये कि वो अब अवेलेबल क्यों नहीं है। ऑथेंटिकेशन की शर्त यहां भी दोहराई गई। कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973। ये एक पुराना लेकिन इंपॉर्टेंट क्रिमिनल केस है। इसमें भी यही सिद्धांत लागू हुआ कि सेकेंडरी एविडेंस केवल स्थापित नियमों के तहत ही स्वीकार्य है। साथ ही ये भी साफ किया गया कि ऑपोजिट पार्टी को हमेशा फोटोकॉपी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करने का अधिकार है। एच सिद्दीकी वर्सेस ए रामलिंगम 2011। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यही दोहराया कि सेक्शन 65 की शर्तों का सख्ती से पालन न होने पर फोटोकॉपी को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इन सभी केसेस से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि फोटोकॉपी को सबूत मानना एक सीरियस मैटर है और कोर्ट इसे हल्के में नहीं लेती। एक पूरी प्रोसेस है जिसका पालन करना ही पड़ता है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल पहलू पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सचमुच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है और उसे कोर्ट में फोटोकॉपी पेश करनी ही है, तो उसे क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? क्या करना चाहिए उसे? हाँ, कुछ कदम हैं जो प्रोसेस को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। पहला, एक डिटेल्ड और क्लियर एफिडेविट तैयार करें। इसमें अच्छे से बताएं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों और कैसे अवेलेबल नहीं है, सेक्शन 65 के तहत सही कारण बताते हुए। साथ ही शपथ लें कि जो फोटोकॉपी पेश की जा रही है वो ओरिजिनल की सच्ची और सटीक कॉपी है और इसे भरोसेमंद तरीके से बनाया गया है। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो किसी ऐसे व्यक्ति का बयान या एफिडेविट साथ लगाएं जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा हो या जिसने खुद वो फोटोकॉपी बनाई हो और ओरिजिनल से उसका मिलान किया हो। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग एविडेंस बन सकता है। तीसरा, प्रोसीजरली ये अच्छा रहता है कि आप दूसरी पार्टी को फॉर्मली इन्फॉर्म करें कि आप इस फोटोकॉपी को एविडेंस के तौर पर पेश करना चाहते हैं। उनकी सहमति या आपत्ति को रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या कोई गारंटी है कि कोर्ट फोटोकॉपी को मान ही लेगी? क्या इसे फिर भी रिजेक्ट किया जा सकता है? इसके लिमिटेशंस क्या हैं? और ये नियम जरूरी तो है, पर क्या ये कभी-कभी जस्टिस के रास्ते में रुकावट भी बन जाते हैं? सोचिए, कोई गरीब या कम पढ़ा लिखा इंसान है, उसके लिए सब साबित करना कितना मुश्किल होगा। ये बहुत वैलिड सवाल है। और हाँ, कोई गारंटी नहीं होती। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं और चुनौतियां भी। पहली लिमिटेशन है कोर्ट का डिस्क्रिशन, जुडिशियल डिस्क्रिशन। आखिरी फैसला हमेशा कोर्ट का होता है। जज साहब केस के सारे फैक्ट्स, परिस्थितियां और पेश किए गए सबूतों को देखकर तय करते हैं कि फोटोकॉपी को मानना सही है या नहीं। दूसरी बड़ी लिमिटेशन है ऑपोजिट पार्टी का चैलेंज। अगर दूसरी पार्टी फोटोकॉपी की ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी या उसे पेश करने के आधार पर कोई सीरियस और ठोस शक पैदा कर देती है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है। तीसरी बात, डॉक्यूमेंट का नेचर और इंपॉर्टेंस। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे वसीयत, गिफ्ट डीड या जमीन के टाइटल डीड्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि कोर्ट्स उनके ओरिजिनल पर ही ज्यादा जोर देती हैं, खासकर अगर उनकी ऑथेंटिसिटी पर थोड़ा भी शक हो। ऐसे मामलों में फोटोकॉपी को एक्सेप्ट करने में कोर्ट ज्यादा सावधानी बरत सकती है। और जहां तक आम आदमी की मुश्किल का सवाल है, ये बिल्कुल सच है कि लीगल प्रोसेस जटिल हो सकते हैं। सबूत जुटाना, एफिडेविट बनवाना, गवाह पेश करना, इसमें टाइम, पैसा और जानकारी सब लगता है। कानून कोशिश तो करता है कि नियम सबके लिए बराबर हों, लेकिन प्रैक्टिकली रिसोर्सेज की कमी किसी के लिए इन शर्तों को पूरा करना ज्यादा चैलेंजिंग बना सकती है। यहीं पर वकील की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एविडेंस बन सकती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। इसके लिए कानून ने एक सख्त प्रक्रिया और कुछ शर्तें तय की हैं, और ये शर्तें इसलिए हैं ताकि फ्रॉड ना हो, नकली डॉक्यूमेंट्स यूज ना हो और कोर्ट का फैसला सही और भरोसेमंद सबूतों पर बेस्ड हो। बिल्कुल। कानून यहां एक बहुत डेलिकेट बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ वो इस रियलिटी को मानता है कि भाई जरूरी डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं या किसी और के कब्जे में हो सकते हैं।
दूसरी तरफ उसे जुडिशियल प्रोसेस की पवित्रता और एविडेंस की ऑथेंटिसिटी भी बनाए रखनी है। और इस बैलेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत पेश करने का भार हमेशा उस पार्टी पर होता है जो ओरिजिनल के बजाय उसकी फोटोकॉपी पेश करना चाहता है। उन्हें ही ये साबित करना होता है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है और क्यों कानूनी तौर पर सही है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये पूरी व्यवस्था लीगल सिस्टम की इंटेग्रिटी को बनाए रखने का एक एफर्ट है। जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये प्रोसीजरल नियम जो कभी-कभी हमें पेचीदा लग सकते हैं, असल में हमारी कानूनी व्यवस्था की नींव को मजबूत करते हैं। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल उठता है, खासकर आज के डिजिटल दौर को देखते हुए। ये सारे नियम और सिद्धांत तो मेनली कागजी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए बने थे। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बन रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं और उनकी कॉपी बनाना और उनमें बदलाव करना कितना आसान हो गया है, तो ये सोचना इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, बीएसए 2023 जैसे नए कानून जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ज़्यादा क्लियरली एड्रेस करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे। क्या ओरिजिनल डिजिटल फाइल क्या है, ये तय करने की चुनौती और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ऑथेंटिसिटी साबित करने का प्रोसेस कागजी फोटोकॉपी की चुनौतियों से अलग होगा। क्या ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनल की अनुपलब्धता साबित करने का बेसिक आइडिया वही रहेगा, या डिजिटल दुनिया कोर्ट्स के सामने पूरी तरह से नई पहेलियां पेश करेगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आने वाले समय में लीगल थिंकिंग और कोर्ट के फैसलों को दिशा देनी होगी। इस पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है,